हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केपी स्टडी में। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का प्रश्नावली 12.3 कवर करेंगे। ये मेरा इस एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें हम प्रश्न संख्या 1 से लेके 8 तक के प्रश्नों को बारी बारी से कवर करेंगे, ठीक है। और बाकी के प्रश्नों को हम इसके सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे। तो चलिए, फर्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि PQ बराबर 24 सेंटीमीटर। देखिए, जो आकृति दी गई है इसमें आपको PQ का मान दिया गया है 24 सेंटीमीटर, ठीक है, और PR का मान दिया गया है 7 सेंटीमीटर। PR बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है तथा O वृत्त का केंद्र है, और कह रहा है कि जो O है ना, ये वृत्त का केंद्र है और ये छायांकित भाग का आपसे क्षेत्रफल पूछा हुआ है। तो सबसे पहले समझिए कि इस छायांकित भाग के क्षेत्रफल में इस आकृति में आपको PQR एक जो फिगर नजर आ रहा है, ये क्या है आपका एक त्रिभुज है। तो लिखेंगे त्रिभुज PQR में। अच्छा, PQR कौन सा त्रिभुज है? तो आप कहोगे ये समकोण त्रिभुज है। किस प्रकार का त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, क्योंकि आप जानते हैं कि अर्धवृत्त के परिधि पर का कोण क्या होता है? समकोण होता है। यहाँ पे कोण P 90 डिग्री है, यानी ये त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में आप पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग यानी RQ का जो वर्ग होगा या फिर QR का जो वर्ग होगा, कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर, यानी PQ का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर के बराबर होगा QR का स्क्वायर। यानी पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हैं क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही तो होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए QR क्या है, ध्यान से समझिए। QR समकोण त्रिभुज का कर्ण तो है ही, साथ ही साथ इस वृत्त का व्यास भी है, ठीक है। वृत्त का व्यास है QR, समकोण त्रिभुज का कर्ण और साथ ही साथ वृत्त का व्यास है, ठीक है। तो चलिए, अगर हम कर्ण का मान निकालते हैं तो आपको वृत्त का व्यास मिल जाएगा, फिर वहां से हम त्रिज्या निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए QR स्क्वायर बराबर लिखेंगे PQ का मान कितना है आपका 24, यानी 24 का स्क्वायर प्लस PR का मान है 7, लिखेंगे 7 का स्क्वायर। तो क्या होगा? QR स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। तो लिखेंगे QR स्क्वायर बराबर 576 प्लस 49 करने पे मान क्या आएगा? 625। इधर स्क्वायर है, इस साइड आएगा तो रूट लगेगा, तो रूट अंडर क्या होगा? 625। तो 625 का वर्गमूल क्या होगा? यानी QR बराबर क्या निकल के आ गया आपका? 25, ठीक है। और QR क्या है? ये समकोण त्रिभुज PQR का कर्ण है, PQR का कर्ण, और ये वृत्त का व्यास भी है, वृत्त का व्यास है। अब देखिए, इस प्रकार से वृत्त का व्यास निकल के आ गया आपका 25 सेंटीमीटर। तो इसका त्रिज्या क्या होगा? अगर हम पूछे इस वृत्त का त्रिज्या क्या होगा, तो आप कहोगे 25/2 सेंटीमीटर होगा। त्रिज्या का मान 25/2 होगा। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको देखिए पूरे वृत्त का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से, ध्यान से समझिए, देखिए जो फिगर हम बना रहे हैं, इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से अगर आप समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर लेते हैं तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। यानी लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, ठीक है। यानी इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर लेंगे। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? आप जानते हैं 1/2 गुने πr स्क्वायर, यही तो होता है। अब माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, 1 आधार गुने ऊंचाई। तो यहाँ पे मान रखिए, देखिए पाई का मान तो 22/7 होगा, यानी लिखेंगे 1/2 गुने 22/7 गुने, यहाँ से देखिए त्रिज्या का मान क्या निकल के आया था आपका? 25/2। त्रिज्या का मान निकल के आया है 25/2, तो लिखेंगे 25/2 का स्क्वायर। अच्छा, आपके मन में ये डाउट नहीं होना चाहिए कि ये तो वृत्त का त्रिज्या निकल के आया है, तो जो वृत्त का त्रिज्या होगा ना, वही अर्धवृत्त की भी त्रिज्या होगी, ठीक है। अब देखिए त्रिज्या हो गया आपका 25/2, इधर देखिए 1/2 गुने समकोण त्रिभुज का आधार और ऊंचाई क्या है? ध्यान से देखिए, आधार हो गया आपका 7 और ऊंचाई आपका 24। कर्ण को छोड़ के बाकी जो दो भुजा हैं, इनमें से किसी को आप आधार और ऊंचाई मान सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आधार 7 और ऊंचाई 24,
मान पुट करिए इसमें, तो आधार की जगह पे रखेंगे 7 गुने ऊंचाई का मान 24, क्या होगा मान लिखेंगे 1/2 गुने 22/7 गुने 25 का स्क्वायर 625 बटे 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/2 गुने 7 गुने 24। अब इसमें देखिए जो कैंसिल होने वाला है उसको कैंसिल करिए, ये 2 से 12 बार में कटेगा, इधर देखिए 2 से 11 बार में कट रहा है, अब कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, यानी क्या निकल के आया 11 गुने 625 बटे नीचे में 7 गुने 4 माइनस 12 सती 84। ठीक है, अब देखिए इसको गुना करिएगा तो गुना करने पे मान कितना आएगा, 11 गुने 625 करने पे मान आएगा आपका 6875 बटे 7 28 माइनस 84। इसका एलसीएम क्या बनेगा आपका 28 बनेगा, यानी लिखेंगे 6875 माइनस ये होगा 84 गुने 28। देखिए इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 का 28 बार में 28 होता है तो ऊपर 28 से गुना हो जाएगा, यानी क्या मान निकल के आ गया आपका 6875 माइनस 84 गुने 28 करने पे मान आएगा आपका 2352 बटे 28। ठीक है, अब देखिए 6875 में अगर आप 2352 माइनस करोगे तो मान निकल के आएगा आपका 4523 बटे 28। यही इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और मीटर में रहता तो मीटर स्क्वायर लिखते हैं, यानी जो क्षेत्रफल निकल के आया छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या निकल के आ गया आपका 4523 बटे 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लिख लीजिए नीचे में छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 4523 बटे 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यही इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यदि केंद्र O वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तथा कोण AOC बराबर 40 डिग्री। कोण AOC आपको 40 डिग्री दिया गया है। अच्छा, सबसे पहले आपको समझना है कि संकेंद्रीय वृत्त कहते किसको है। संकेंद्रीय वृत्त कहने का मतलब हुआ वैसा वृत्त जिसका केंद्र एक हो परंतु त्रिज्या अलग अलग हो, वैसे वृत्त को हम लोग क्या कहते हैं, संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। संकेंद्रीय वृत्त कहने का मतलब जिसका केंद्र एक हो, ठीक है, लेकिन त्रिज्या अलग अलग हो। यहाँ पे देखिए दोनों वृत्त का केंद्र आपका क्या है, O है, लेकिन एक छोटे वृत्त की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, जबकि बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसमें जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है, तो ध्यान से देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, ध्यान से समझिए। ये जो क्षेत्र बन रहा है ये किस प्रकार का क्षेत्र है, वृत्तखंड का क्षेत्र है या फिर त्रिज्यखंड का। तो आप कहोगे कि ये दो त्रिज्याओं और चाप के द्वारा बनाया गया क्षेत्र है। ठीक है, दो त्रिज्याएं और चाप के द्वारा जो बनाया गया क्षेत्र होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिज्यखंड बोलेंगे। तो हम क्या करेंगे कि बड़ा त्रिज्यखंड में यानी त्रिज्यखंड AOC में अगर हम छोटा त्रिज्यखंड को माइनस कर देते हैं, यानी त्रिज्यखंड BOD को माइनस करते हैं, तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो लिखेंगे त्रिज्यखंड AOC का क्षेत्रफल में से, यानी त्रिज्यखंड AOC का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड BOD का क्षेत्रफल, यानी बड़े त्रिज्यखंड में से हमने क्या किया, छोटे त्रिज्यखंड को माइनस कर दिया। अब देखिए त्रिज्यखंड AOC का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्यखंड AOC का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर आपको फॉर्मूला मालूम होगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, θ/360 गुने पाई r स्क्वायर, यही तो होता है। तो देखिए थीटा दोनों का 40 डिग्री होगा। ठीक है, दोनों का थीटा क्या होगा, 40 डिग्री होगा। तो लिखेंगे 40/360 गुने पाई r स्क्वायर, पाई का मान 22/7 गुने r स्क्वायर। तो बड़ा त्रिज्यखंड है तो इसका त्रिज्या बड़ा वाला होगा, यानी 14 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे 14 का स्क्वायर, फिर माइनस त्रिज्यखंड BOD का क्षेत्रफल। तो BOD का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है θ/360 गुने पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए थीटा क्या है आपका 40, लिखेंगे 40/360 गुने पाई का मान 22/7 गुने r स्क्वायर। तो r का मान क्या होगा, 7 का स्क्वायर होगा। अब हम क्या देख रहे हैं कि माइनस के इधर भी आपका 40/360 गुने 22/7 है और माइनस के इधर भी 40/360 गुने 22/7 है। तो हम इसको कॉमन कर लेते हैं। लिखिए 40/360 गुने 22/7 कॉमन कर लिए, तो इसमें क्या बचा आपका 14 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे बच गया आपका 7 का स्क्वायर। ठीक है,
क्या मान निकल के आएगा, हम लिखेंगे इसको 40/360 गुने 22/7 गुने, अब देखिए 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के गुणनखंड के रूप में भी इसको तोड़ सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या फिर 14 का स्क्वायर क्या होगा 196 माइनस 7 का स्क्वायर 49 लिखेंगे। देखिए लिखेंगे 40/360 गुने 22/7 गुने, अब देखिए 196 में से 49 माइनस करने पे मान कितना आएगा, देखिए 9 7 16, अब देखिए 18 में से 4 माइनस करेंगे तो 14 बचेगा, ठीक है, यानी 147 मान निकल के आया। अब इसमें जो कैंसिल होने वाला है उसको कैंसिल करिए, 40 का 9 बार में होगा 360, फिर 7 से इसको कैंसिल करिए, 7 दूनी 14, 7 इकाई 7, फिर देखिए 3 से कटेगा, 3 तिहाई 9, 3 सत्ती 21, मान क्या निकल के आ गया आपका 22 गुने 7/3। देखिए 22 गुने 7 करने पे मान कितना आएगा 154/3, और चूंकि ये सेंटीमीटर में है तो लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल के आया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या निकल के आ गया आपका 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका राइट आंसर होगा। बात आए समझ में। छायांकित भाग के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया कि बड़े त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से छोटे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को माइनस कर दिया, और छोटा जो त्रिज्यखंड था ना ये अछायांकित था, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल माइनस करने पे, छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस करने पे हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल के आ गया। और संकेंद्रीय वृत्त के बारे में हमने इसमें जाना कि जिसका केंद्र एक हो, वैसा वृत्त जिसका केंद्र एक हो परंतु त्रिज्या अलग अलग हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संकेंद्रीय वृत्त बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 को देखिए। चलिए प्रश्न संख्या 3 को देखिए। प्रश्न है आपके सामने कि दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है, ठीक है, तथा APD और BPC दो अर्धवृत्त हैं, ठीक है। ये जो आप भाग देख रहे हैं ये अर्धवृत्त है, और ABCD 14 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। तो जब 14 सेंटीमीटर भुजा वाला ये एक वर्ग है तो इसका सभी भुजा आपस में बराबर होगा, यानी लिखेंगे AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। इसका मान आपको दिया गया है 14 सेंटीमीटर, भुजा का मान कितना है 14 सेंटीमीटर, ये सभी भुजा आपस में बराबर होंगे चूंकि ये वर्ग है। और ध्यान से समझिए ये जो दो अर्धवृत्त हैं, इस अर्धवृत्त का जो व्यास होगा क्या होगा, वर्ग की भुजा होगी, यानी AD और BC क्या है, अर्धवृत्त का व्यास है, दोनों अर्धवृत्त का व्यास है, अर्धवृत्त का व्यास। और AD और BC का मान देखिए क्या निकल के आया है आपका, AD और BC का मान 14 सेंटीमीटर, वर्ग का तो अर्धवृत्त का तो व्यास है ही, साथ ही साथ वर्ग की भुजा भी है, यानी वर्ग का भुजा, और ये आपको दिया गया है प्रश्न में कितना 14 सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्त का व्यास निकल के आया 14 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी आपका व्यास बटे 2, यानी 14/2 करने पे मान कितना आएगा आपका 7, 14/2 करेंगे तो कैंसिल आउट होके 7 आएगा, यानी 7 सेंटीमीटर। आर का मान निकल गया आपका 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल है, देखिए कितना आसान है ये। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, जरा सोचिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम पूरे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से, पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से, यानी वर्ग ABCD के क्षेत्रफल में से, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, इसमें से अगर हम दो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर लें तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। वर्ग ABCD के क्षेत्रफल में से अर्धवृत्त, या लिखिए दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, 2 गुने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि दोनों अर्धवृत्त समान हैं, दोनों अर्धवृत्त की जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 2 गुने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आप माइनस कर लीजिए वर्ग के क्षेत्रफल में से, तो आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल के आएगा। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो भुजा है आपका 14, तो लिखेंगे 14 का स्क्वायर माइनस 2 गुने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने पाई स्क्वायर, पाई का मान 22/7 गुने आर स्क्वायर, देखिए आर का मान क्या है 7, लिखेंगे 7 का स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से 14 का स्क्वायर क्या होगा 196 माइनस, यहाँ लिखेंगे 2 से 2 कैंसिल होगा, अब यहाँ पे देखिए ऊपर 2 7 है, 7 का स्क्वायर का मतलब 2 7 है, तो 1 7 कैंसिल होगा नीचे से, यानी क्या निकल के आया 22 गुने 7, यानी लिखेंगे 196 माइनस 22 गुने 7 करने पे मान कितना आएगा आपका 154, ठीक है। यानी 196 में से 154 करने पे मान क्या आएगा आपका 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल के आया
क्या निकल के आ गया आपका 42 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आया। ठीक है, तो इसमें ये काफ़ी आसान सा प्रश्न था, इसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ा, वर्ग के क्षेत्रफल में से दोनों अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को हमने माइनस कर दिया। ठीक है, दोनों चूंकि सेम थे इसलिए हमने लिखा 2 गुने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, किसी एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल के हमें उसमें 2 से गुना करके हम इसे माइनस कर दिए, किसके क्षेत्रफल में से, वर्ग के क्षेत्रफल में से। तो फिर हमें क्या मिल गया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 को देखिए प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे AOB जो है ना, ये समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, तो आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। हम लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, तो यहाँ पे केंद्र पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का। ठीक है, आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा और कोण आपस में बराबर होता है, और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। एक बात ध्यान से समझिए, इसमें अगर आपको छायांकित भाग का हम क्षेत्रफल पूछे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, ध्यान से समझिए। ये जो समबाहु त्रिभुज है ये भी तो छायांकित है, तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, और में क्या ऐड होगा, देखिए ये अगर क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम इससे बाहर करते इस फिगर में, तो जो बचा हुआ फिगर है ना वो क्या है, वो किस आकृति की है, तो आप कहोगे ये जो आकृति बन रहा है ना, ये 2 त्रिज्याओं और चाप के द्वारा बना हुआ आकृति है, यानी 2 त्रिज्याओं मतलब 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला भाग है ये। ठीक है, और ये इस चाप के द्वारा बनाया गया क्षेत्र है, तो 2 त्रिज्याओं और चाप के द्वारा जो क्षेत्र बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, और ये बड़ा त्रिज्यखंड है तो इसको लिखेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड, यानी दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड COD का क्षेत्रफल। ठीक है, अब बात आ रहा है कि दीर्घ त्रिज्यखंड में R का तो मान 6 सेंटीमीटर है, लेकिन थीटा का मान क्या होगा, बात को ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पे समकोण, ये समबाहु त्रिभुज है तो ये कोण आपका 60 डिग्री होगा, तो बाकी जो कोण बचेगा यहाँ पे क्या बचेगा, आप जानते हैं कि केंद्र पे टोटल 360 डिग्री का कोण बनता है, तो जो रेस्ट कोण बच गया क्या बचा, 360 माइनस 60 यानी 300 डिग्री। ठीक है, यानी जो इसमें थीटा का मान होगा दीर्घ त्रिज्यखंड के लिए क्या होगा आपका 300 डिग्री निकल के आया है। ठीक है, थीटा का मान 300 और R का मान निकल गया आपका 6 सेंटीमीटर। तो चलिए मान पुट करिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर प्लस दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी θ/360 गुने πr स्क्वायर। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज की भुजा आपको प्रश्न में दे रखा है कितना सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। चलिए इसमें मान पुट करिए तो लिखेंगे √3/4 गुने 12 का स्क्वायर प्लस θ/360, देखिए थीटा का मान है 300, लिखेंगे 300/360 गुने πr स्क्वायर, पाई का मान 22/7 गुने r स्क्वायर, r है आपका 6 तो लिखेंगे 6 का स्क्वायर। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं तो लिखेंगे √3/4 गुने 12 का स्क्वायर 144 प्लस लिखेंगे 300/360 गुने 22/7 गुने 6 का स्क्वायर 36। अब इसमें देखिए जो कैंसिल आउट होने वाला है उसको कैंसिल आउट करिए, देखिए 4 से ही कटेगा 36 बार में 144, फिर 0 से 0 यहाँ पे देखिए 36 से 36 कैंसिल हो रहा है, तो बचा कि आपका √3 गुने 36 यानी 36√3 प्लस 30 गुने 22, 30 गुने 22 करने पे मान कितना आएगा 660 बटे है 7, यही आपका क्या होगा राइट आंसर होगा, यानी 36√3 प्लस 660/7 और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इसमें जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल के आया आपका इस प्रश्न में, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या निकल के आ गया आपका 36√3 प्लस 660/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसमें हमको कुछ नहीं करना पड़ा, ये जो समबाहु त्रिभुज है ये ऑलरेडी छायांकित है तो इसका क्षेत्रफल अब प्लस जो इसके अलावा बचा हुआ भाग है, तो सबसे पहले आपको समझना था कि ये जो बचा हुआ भाग है ये क्या है, तो ये आप जानते हैं कि ये त्रिज्यखंड का भाग है और इसमें थीटा का मान क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए ये 60 डिग्री का तो एंगल लेके ये बाहर निकल गया समबाहु त्रिभुज, तो जो वृत्त का रेस्ट एंगल बच गया यानी शेष एंगल बचा क्या बचा आपका 300 डिग्री,
ठीक है। फिर हम आराम से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल के इसको समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में जोड़ के हमने छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लिया, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 को देखिए। चलिए प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है तथा बीच में से 2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्त भी काटा गया है। 4 चतुर्थांश तो काटा ही गया है, साथ ही साथ एक 2 सेंटीमीटर व्यास वाला वृत्त भी काटा गया है, ठीक है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए वर्ग की जो भुजा है कितना है, 4 सेंटीमीटर है। वर्ग की भुजा है आपका 4 सेंटीमीटर। तो वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, लिखेंगे वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर, देखिए पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से, यानी वर्ग ABCD के क्षेत्रफल में से, ABCD का क्षेत्रफल में से आपको क्या माइनस करना पड़ेगा, ये चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल अब प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, इसी को काटा गया है। इसमें माइनस क्या करेंगे, 4 गुने चतुर्थांश का क्षेत्रफल अब प्लस 2 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर। आप जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी लिखेंगे 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुने चतुर्थांश का क्षेत्रफल। देखिए प्रत्येक चतुर्थांश की त्रिज्या आपको मालूम है 1 सेंटीमीटर है, और चूंकि चतुर्थांश 4 हैं तो हम 4 से गुना करेंगे, तो लिखेंगे 4 गुने चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आप जानते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, चूंकि ये वृत्त के चौथा भाग होता है, वृत्त का चौथा हिस्सा होता है, तो वृत्त के क्षेत्रफल का 4th भाग लिखेंगे 1/4 गुने पाई स्क्वायर। चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का चौथा हिस्सा यानी पाई स्क्वायर का 1/4, यानी 1/4 पाई स्क्वायर। तो 4 गुने चतुर्थांश का क्षेत्रफल लिखेंगे 1/4 गुने पाई का मान 22/7 गुने r स्क्वायर, तो r है आपका 1, तो 1 का स्क्वायर अब प्लस 2 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए व्यास है 2 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या क्या होगा, व्यास है अगर 2 सेंटीमीटर तो आप कहोगे त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2, यानी 2/2 करेंगे, यानी 1 सेंटीमीटर त्रिज्या निकल के आएगा। तो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r स्क्वायर, यानी 22/7 गुने r स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए 4 का स्क्वायर 16 माइनस, यहाँ पे देखिए कैंसिल जो हो रहा है उसको कैंसिल करिए, ये 4 से 4 कैंसिल होगा, यानी 22/7 गुने 1 का स्क्वायर 1, तो 22/7 ही रहेगा, प्लस इसी प्रकार से इसमें भी 22/7 गुने 1 का स्क्वायर 1, तो यानी 22/7। देखिए क्या मान निकल के आ गया आपका, 16 माइनस 22/7 प्लस 22/7 करने पे मान क्या आएगा, 44/7। तो इसका एलसीएम क्या बनेगा आपका, 7 बनेगा, यानी देखिए 16 सती कितना होगा, 112 माइनस 44। अब देखिए 112 में से 44 माइनस करते हैं तो मान कितना आएगा आपका 68/7, ठीक है। तो 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ गया, यानी वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या निकल के आया आपका, 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कि एक वृत्ताकार मेजपोश जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है में बीच में से एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो इस छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है, इसमें आपको त्रिज्या दिया गया है 32 सेंटीमीटर। अब देखिए ये जो छायांकित डिजाइन है, छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल आपको निकालना है, छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये जो छायांकित डिजाइन है ये किस आकार का है, त्रिज्यखंड के आकार का है या फिर वृत्तखंड के आकार का है। तो आप कहोगे कि ये वृत्तखंड के आकार का है, क्योंकि देखिए जीवा AB, जीवा AC और जीवा BC और चाप के द्वारा बनाया गया ये जो क्षेत्र है ये किसका क्षेत्र है, तो आप कहोगे वृत्तखंड का क्षेत्र है। वृत्तखंड यही तो होता है कि जीवा और चाप के बीच का जो क्षेत्र होता है उसी को तो वृत्तखंड बोलते हैं। और तीनों जीवा बराबर है, आप कहोगे तीनों जीवा बराबर कैसे है, क्योंकि यह ABC समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, यानी AB बराबर AC बराबर BC है। तो जब तीनों जीवा बराबर है तो इसका जो तीनों वृत्तखंड होगा तीनों बराबर होगा। 3 जीवा के द्वारा जो वृत्तखंड बनाया गया होगा तीनों समान जीवा के द्वारा, तो इसका वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी समान होगा, यानी तीनों वृत्तखंड का जो क्षेत्र है ये तीनों समान है, ठीक है।
तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लिख सकते हैं 3 गुने वृत्तखंड का क्षेत्रफल, 3 गुने वृत्तखंड का क्षेत्रफल लिखेंगे। अब देखिए ये 3 जीवा के द्वारा जो बनाया गया क्षेत्र है, इसमें अगर हम पूछे कि इसमें थीटा का मान क्या होगा, प्रत्येक वृत्तखंड के में थीटा का मान क्या होगा, एंगल क्या होगा, तो अगर आप तीनों जीवा को वृत्त के केंद्र से मिलाते हैं तो देखिए कितने डिग्री का कोण बनेगा, प्रत्येक वृत्तखंड के लिए कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो आप कहोगे कि ये 3 पार्ट में बट गया है, ठीक है। कितने पार्ट में बटा है, 3 पार्ट में, और केंद्र पे 360 डिग्री का कोण बनता है। 3 पार्ट में बटने पे प्रत्येक पार्ट का मान कितना होगा आपका 120 डिग्री, यानी थीटा का मान क्या निकल के आ गया इस प्रकार से आपका 120 डिग्री। और त्रिज्या दिया गया है इसका 32 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 3 गुने लिखेंगे r² ब्रैकेट में पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 गुने साइन थीटा। हमने 3 इसलिए किया है क्योंकि 3 वृत्तखंड हैं, ठीक है। इसमें कितने वृत्तखंड हैं, 3 वृत्तखंड हैं टोटल, तो इसलिए हमने 3 से गुना किया है इसमें, ठीक है। अब देखिए इसमें मान पुट करिए, लिखेंगे 3 गुने r का मान आपको दिया गया है 32, लिखेंगे 3 गुने 32 का स्क्वायर ब्रैकेट में पाई का मान है 22/7 गुने थीटा है आपका 120/360 माइनस 1/2 गुने साइन थीटा के स्थान पर रखेंगे 120। चलिए इसको लिखेंगे इस प्रकार से 3 गुने 1024, 32 का स्क्वायर 1024 होता है, ब्रैकेट में 22/7 गुने 120/360 माइनस 1/2 साइन 120 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 120 डिग्री का मान होता है √3/2, लिखेंगे गुने √3/2, ठीक है। अब देखिए इसमें जो कैंसिल होने वाला उसको कैंसिल करिए, देखिए 120 तिहाई 360, फिर देखिए यहाँ पे अब कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है। लिखेंगे 3 गुने 1024 करने पे मान कितना आएगा आपका 3072 ब्रैकेट में लिखेंगे 22/7 माइनस 1 गुने √3 करने पे √3/2 दूनी 4। चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं, आप लिखेंगे 372 ब्रैकेट में 22/21 माइनस √3/4। अब इसमें ब्रैकेट हटाने के लिए क्या करें, सेपरेट गुना करें, तो लिखेंगे 372 गुने 22/21 माइनस एक बार लिखेंगे 372 गुने √3/4, ठीक है। अब इसमें देखिए जो कैंसिल होने वाला उसको कैंसिल करिए, देखिए 3 से कट रहा है, 3 सती 21, 3 से काटिए, 3 एकाएँ 3, 0 3 दूनी 6, 3 छक 12, ठीक है, 3 चौक 12, 3 चौक 12, ठीक है। इधर देखिए 4 से कैंसिल होगा, 4 सती 28, 2 7, 4 छक 24, 3 2 4 8 32, यानी क्या निकल के आ गया मान आपका 1024 गुने 22/7 माइनस 768 √3, ठीक है। यानी 1024 गुने 22 करने पे मान क्या आएगा आपका 22,528/7 माइनस 768 √3, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी जो डिजाइन किया गया छायांकित डिजाइन किया गया क्षेत्र है क्या है, लिखेंगे छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर, देखिए क्या निकल के आ गया आपका 22,528/7 माइनस 768 √3, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इसका राइट आंसर होगा। बात है समझ में। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि दी गई आकृति में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। जो ABCD देख रहे हैं ये 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ABC और D को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए आपको इतना कुछ ध्यान नहीं देना है कि कितने वृत्त को स्पर्श कर रहा है, क्या कर रहा है। आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल इसमें पूछा है ना, लिखना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, देखिए ध्यान से, ये जो आप वर्ग देख रहे हैं वर्ग ABCD, इस वर्ग ABCD में से अगर हम 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस कर दें, ये देखिए ये चारों चतुर्थांश है, इस 4 चतुर्थांश को अगर हम माइनस करते हैं इन चारों को, तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। और चारों चतुर्थांश की त्रिज्या आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर और चारों चतुर्थांश समान है, बराबर है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल के लिए हम क्या करेंगे, वर्ग ABCD के क्षेत्रफल में से वर्ग ABCD का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा 4 गुने चतुर्थांश का क्षेत्रफल, 4 गुने चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो देखिए वर्ग ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा,
वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है। तो देखिए भुजा का मान कितना दिया गया है, आप इसमें वर्ग का भुजा दिया गया आपको 14 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे 14 का स्क्वायर। आप जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर। और चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 गुने पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल 14 का स्क्वायर माइनस 4 गुने चतुर्थांश का क्षेत्रफल, लिखेंगे 1/4 गुने पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 गुने आर स्क्वायर, तो आर का मान है आपका 7, लिखेंगे 7 का स्क्वायर। देखिए 14 का स्क्वायर क्या होगा, 196 माइनस 4 गुने 1/4 गुने 22/7 गुने 7 का स्क्वायर क्या होगा आपका 49। देखिए जो कैंसिल होने वाला उसको कैंसिल करिए, ये 4 से 4 कैंसिल होगा, फिर 7 7 49, यानी क्या निकल के आया आपका 196 माइनस 22 गुने 7, लिखेंगे 196 माइनस 22 सत्ती क्या होगा 154। 196 में से 154 माइनस करने पे मान क्या आएगा आपका 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल के आया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल इसमें क्या निकल के आ गया आपका 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ नहीं था, बड़ी ही आसानी से इसको हमने सॉल्व किया। आपको क्या करना था कि ये जो वर्ग है ना, इस वर्ग के क्षेत्रफल में से चारों चतुर्थांश के क्षेत्रफल को बस माइनस करना था। देखिए इसमें वृत्त का कोई ज़रूरत पड़ा, कोई ज़रूरत नहीं है, आपको इसमें ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। देखिए मात्र इतना सा फिगर में ये पूरा कंप्लीट काम हो गया। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं और आज के इस लेक्चर का ये लास्ट प्रश्न होगा। प्रश्न है कि दी गई आकृति में एक दौड़ने का पथ है जिसके बाएं और दाएं सिरे पर अर्धवृत्ताकार है, जिसका बायां और दायां सिरा अर्धवृत्ताकार है। दोनों आंतरिक समानांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है तो ज्ञात करें। पहला है कि पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी, और दूसरा है पथ का क्षेत्रफल। देखिए जो फर्स्ट प्रश्न है ना, इसमें कह रहा है कि पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी, मतलब आपसे क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिए। ये जो पथ का आंतरिक किनारा है ना, ये वाला भाग आपसे पूछा गया है, इसकी दूरी कितनी होगी, ये दूरी कितनी है, जो हम आपको कलर कर रहे हैं ना रेड, ये भाग आपसे पूछा गया है। तो इसमें देखिए हम लिखेंगे पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी, यानी लिखते हैं इसको अभिष्ट दूरी बराबर, अभिष्ट दूरी बराबर। देखिए सबसे पहले तो ये BC पे चलेगा, इस BC पे लिखेंगे BC प्लस, इसी प्रकार से इसके समानांतर है आपका EH पे चलेगा EH, अब प्लस, आप ध्यान से समझिए इस पार्ट पे ये चलेगा। ये जो पार्ट है ना BQE, ये क्या है, ये जो पार्ट है ये क्या है, ये अर्धवृत्त का परिमाप है। ठीक है, अर्धवृत्त का क्या है, परिमाप है, लेकिन कंप्लीट परिमाप नहीं है। अर्धवृत्त में ये भी शामिल होता है, लेकिन आपको इसमें अर्धवृत्त का व्यास नहीं लेना है। ठीक है, अर्धवृत्त का व्यास नहीं, या फिर आप समझिए BQE चाप है। ठीक है, ये वृत्त का या अर्धवृत्त का चाप है, लिखेंगे प्लस BQE, ये अर्धवृत्त का चाप है। चाप को आप इस तरह से टोपी पहनाते हैं, इस तरह से। ठीक है, इसी प्रकार से इधर क्या है CRH क्या है, ये भी अर्धवृत्त का चाप है, प्लस CRH, ये भी अर्धवृत्त का चाप है। अब देखिए इन सब का मान निकालते हैं। देखिए BC का तो मान आपको दिया गया है, देखिए ये अगर 106 मीटर है तो ये भी 106 मीटर होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, फिर इसी प्रकार से इसका भी मान 106 मीटर हो जाएगा। ठीक है, सभी एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो दूरी सभी का जो ये लंबाई होगी सेम होगी, यानी BC का मान 106 मीटर प्लस इसी प्रकार से EH का मान भी 106 मीटर प्लस। आप देखिए BQE का क्षेत्रफल, BQE की दूरी कैसे निकालेंगे। ये जो दूरी है ना, ये अर्धवृत्त, ये जैसे अर्धवृत्त है ना, पूरे वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है 2πr, पूरे वृत्त की परिधि 2πr होता है, लेकिन आपको बस इतना सा पार्ट लेना है, इस पार्ट को लेना है। तो इस पार्ट को लेने के लिए हम क्या करेंगे, बटे 2 करेंगे, यानी ये वृत्त के पार्ट का आधा है। ठीक है, तो लिखेंगे इस पार्ट का मतलब दूरी निकालने के लिए हम इसको क्या करेंगे 2πr/2, यानी 2 से 2 कैंसिल, यानी क्या बचेगा πr, यानी BQE निकालने के लिए आपको πr लेना पड़ेगा, πr प्लस CRH निकालने के लिए भी इसी प्रकार से आपको πr लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें r क्या होगी, तो ध्यान से देखिए ये जो व्यास है ना, ये व्यास है आपका 60 मीटर, ये BE जो है इसका व्यास है B बराबर छोटे अर्धवृत्त का व्यास, ये अर्धवृत्त का व्यास है, अर्धवृत्त का व्यास
कौन सा अर्धवृत्त का व्यास, ये छोटे वाले अर्धवृत्त का व्यास, ये आपको 60 मीटर दिया गया है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी आपका 30 मीटर होगी। चलिए इसमें मान रखते हैं, लिखेंगे 106 प्लस 106 प्लस ये पायर प्लस पायर करने पे कितना मान होगा 2 पायर, यानी कितना मान निकल के आ गया आपका 106 प्लस 106 प्लस 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर। देखिए आर का मान कितना है यहाँ इसमें 30 है, 30 मान पुट करिए तो मान देखिए कितना निकल के आएगा। देखिए आप आराम से समझिए इस चीज़ को, 106 प्लस 106 करने पे कितना होगा 212 प्लस 22 गुने 2 करने पे 44, 44 तिहाई कितना होगा 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 1 13, यानी 1320/7। ठीक है, देखिए इसका एलसीएम क्या बनेगा 7 बनेगा एलसीएम, तो 212 सती कितना हो जाएगा 12 दूनी 14 अब 12 सती 84, यानी 1484 प्लस 1320। अब देखिए दोनों को ऐड करिए तो ऐड करने पे मान कितना आएगा 4 8 2 10 14 13 27 27 1 28, यानी 2804/7। यानी एक अनुदिश पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई जो दूरी है कितना है 2804/7 मीटर। ठीक है, यही दूरी है। इसका जो राइट आंसर होगा, पहला का राइट आंसर कितना निकल के आ गया आपका 2804/7 मीटर। आपको बस ये समझना था ये पार्ट क्या है और ये पार्ट क्या है। ठीक है, ये अर्धवृत्त का परिमाप है लेकिन कंप्लीट परिमाप नहीं है। अर्धवृत्त का परिमाप बराबर क्या होता है, देखिए अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, इस पे आए दिन क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, अर्धवृत्त का परिमाप बराबर होता है पायर प्लस 2r। जैसे अगर इस अर्धवृत्त का हम परिमाप आपसे पूछे तो ये तो हो गया आपका पायर, ये पार्ट आपका पायर कहलाएगा, अब प्लस इसका व्यास, यानी व्यास को लिखेंगे 2r, यानी अर्धवृत्त का कंप्लीट परिमाप बराबर क्या होता है पायर प्लस 2r। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। इसका पथ का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, पथ का क्षेत्रफल। देखिए पथ का क्षेत्रफल, ये जो भाग है ना इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है, ये वाले भाग को। चलिए हम इसको छायांकित कर दे रहे हैं, ये जो भाग आप देख रहे हैं चारों तरफ, इसका क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले आपको आयत ABCD का क्षेत्रफल निकालना होगा, मतलब इस पार्ट का क्षेत्रफल निकालना होगा। ध्यान से समझिए, इसका क्षेत्रफल निकालने में आपको आयत ABCD का क्षेत्रफल लिखेंगे बराबर पथ का क्षेत्रफल बराबर, लिखिए आयत, ये आयताकार पथ है ये वाला पथ, आयत ABCD का क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल। इसी प्रकार से देखिए नीचे में प्लस, नीचे में भी क्या है आपका EFGH का क्षेत्रफल, EFGH का क्षेत्रफल प्लस EFGH का क्षेत्रफल। और ये जो दो पार्ट बन रहा है ना, ये वाला पार्ट, देखिए ये वाला जो पार्ट बन रहा है आपका, ये पार्ट क्या है, ये बड़े अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से, ये बड़ा अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से अगर आप छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर लेते हैं तो ये वाला पार्ट निकल के आ जाएगा। और ऐसा ऐसा दो पार्ट्स हैं। ठीक है, इधर भी एक पार्ट ऐसा बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक पार्ट का क्षेत्रफल निकाल के हम 2 से गुना कर देंगे। मतलब लिखेंगे कि अर्धवृत्त APF का क्षेत्रफल में से माइनस क्या करना होगा आपका अर्धवृत्त, इसमें इसके अंदर का पार्ट क्या है आपका, देखिए B, ये है आपका Q और ये है आपका E, BQE का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त BQE का क्षेत्रफल। ठीक है, और यही सेम क्षेत्रफल आपको देगा ये वाला पार्ट, तो इसमें 2 से गुना कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका भी निकल के आ जाएगा मान आपका। अब ध्यान से समझिए, आयत ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो यहाँ पे देखिए चौड़ाई तो इसका 106 मीटर है, लेकिन इसकी लंबाई कितनी है, तो आप देख रहे हो प्रश्न में दिया हुआ है कि जो पथ की चौड़ाई है ना ये 10 मीटर है। पथ की चौड़ाई कितनी है 10 मीटर, यानी ये आपका चौड़ाई दिया गया है 10 मीटर, ये चौड़ाई 10 मीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, तो लिखेंगे 106 गुने 10। इसी प्रकार से इसमें भी क्या होगा 106 गुने 10 होगा प्लस 106 गुने 10 अब प्लस 2 इंटू, अब देखिए इसमें अगर इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 गुने पाई स्क्वायर, तो 1/2 गुने पाई, आर का मान क्या होगा, बड़े अर्धवृत्त में आर का मान क्या होगा, तो आप देख रहे हैं कि ये यहाँ से छोटे अर्धवृत्त का जो व्यास है ये आपका 60 मीटर है, तो इसमें 10 मीटर ऊपर बढ़ेगा और 10 मीटर नीचे, 10 मीटर ऊपर और 10 मीटर नीचे। तो बड़े अर्धवृत्त का व्यास क्या निकल के आ गया आपका, बड़े अर्धवृत्त का व्यास बराबर, बड़े अर्धवृत्त का व्यास बराबर, तो आप कहोगे
ये नीचे का जो अर्धवृत्त है ना, छोटा अर्धवृत्त, इसका 60 मीटर का व्यास है। अब प्लस 10 मीटर चौड़ाई ऊपर बढ़ेगी और 10 मीटर नीचे, यानी बड़े अर्धवृत्त का व्यास क्या हो गया 80 मीटर। तो अगर इसका व्यास 80 मीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, तो 80/2 यानी 40 मीटर इसकी त्रिज्या होगी, 40 मीटर। तो बड़े अर्धवृत्त का यानी अर्धवृत्त APF का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप कहोगे 1/2 गुने पाई r स्क्वायर यानी 40 का स्क्वायर। इसमें से माइनस करना है आपको छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। इसकी त्रिज्या कितना है, आप जानते हैं इसकी त्रिज्या 30 सेंटीमीटर होगी। इसका व्यास है 60, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी 30 मीटर। छोटे अर्धवृत्त की त्रिज्या, छोटे अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा आपका 60/2 यानी 30 मीटर। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 गुने पाई r स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए 2 से इसलिए गुना इसमें किए हैं क्योंकि इधर वाला जो पार्ट है ना सेम है। ठीक है, इसमें भी बड़े अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से आपको छोटे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को माइनस करना था। तो हमने क्या किया कि एक पार्ट का क्षेत्रफल निकाल के इसमें हमने 2 से गुना कर लिया। चलिए इसको सॉल्व करिए अब। तो लिखेंगे 106 गुने 10 करने पे 1060 प्लस 106 गुने 10 करने पे 1060 अब प्लस 2 गुने, देखिए इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है 1/2 पाई 1/2 पाई कॉमन हो रहा है। तो आप 1/2 और पाई कॉमन कर लीजिए। तो पाई का या पाई कॉमन कर लिए इसमें, तो इसमें क्या बचा आपका 40 का स्क्वायर माइनस इसमें 30 का स्क्वायर। ठीक है, इसमें बच गया 40 का स्क्वायर और यहाँ पे बच गया आपका 30 का स्क्वायर। चलिए इसको आगे सॉल्व करिए। तो लिखेंगे 1060 प्लस 1060 प्लस 2 गुने 1/2 गुने पाई का मान 22/7 गुने 40 का स्क्वायर क्या होगा 1600 माइनस 30 का स्क्वायर 900। ठीक है, देखिए क्या मान निकल के आएगा आपका 1060 प्लस 1060 प्लस 2 गुने 1/2 गुने 22/7 1600 में 900 माइनस करने पे मान कितना आएगा आपका 700। ठीक है, चलिए इसमें जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करिए। देखिए 2 से 2 कैंसिल होगा, फिर 7 से 100 बार में ये कटेगा, यानी फाइनली क्या मान निकल के आ गया आपका 1060 प्लस 1060 यानी कितना हो जाएगा, ये लिखिए 1060 प्लस 1060 अब प्लस 22 गुने 100 करने पे कितना आएगा 2200। ठीक है, यानी आप सबको ऐड करिए। तो 1060 प्लस 1060 करने पे मान कितना आएगा 2120, या फिर इसको सबको ऐड करते हैं एक तरह से। देखिए 0 होगा, फिर 6 6 12, बाकी बचा 1 2 1 3 और फिर देखिए 2 1 3 1 4 यानी 4320 और मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी इस पथ का क्षेत्रफल क्या निकल के आ गया आपका 4320 मीटर स्क्वायर। लिखेंगे पथ का क्षेत्रफल बराबर 4320 मीटर स्क्वायर। ठीक है, पथ का क्षेत्रफल क्या निकल के आ गया 4320 मीटर स्क्वायर। और आंतरिक पथ के अनुदिश, आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी क्या निकल के आया है आपका 2804 मीटर। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से हमने आज इस लेक्चर में प्रश्न संख्या 1 से लेकर 8 तक के प्रश्नों को कवर किया। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में प्रश्न संख्या 9 से लेकर 16 तक के प्रश्नों को कवर करेंगे। ठीक है, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।